सभी को शुभ संध्या। आज 16 नवंबर 2025 है और इस चैनल पर मैं आपके लिए भारत से 3 प्रमुख पेंशन समाचार लाता हूं जो सुर्खियां बना रहे हैं और बहुत भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। मैं अरिकेश वेर्क हूं और आज हम 3 बहुत ही विशिष्ट चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार और ईपीएफओ न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग की समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी तक किसी वृद्ध को मंजूरी नहीं दी गई है। 2025 में शुरू होने वाली वरिष्ठ नागरिकों के लिए 20,000 रुपए प्रति माह की कथित नई पेंशन योजना पर चर्चा करने वाला एक लेख जो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है। और यहाँ कुछ 100% वास्तविक अच्छी खबर है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 4.0 जीवन प्रमाण अभियान ने केवल 12 दिनों में 1 करोड़ डिजिटल प्रमाण पत्रों को पार कर लिया, जिससे लाखों पेंशन भोगियों ने साबित किया कि वे अभी भी अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए जीवित हैं। इन 3 कहानियों के पीछे एक सवाल है जो आप हर दिन खुद से पूछते हैं। पेंशन में एक वास्तविक सफलता, विचाराधीन एक वादा और केवल एक शीर्षक जो तथ्यों से आगे निकल जाता है के बीच अंतर कैसे किया जाए। आइए इसे एक बार में एक कदम उठाएं। पहली खबर ईटी नाउ डिजिटल जैसे गंभीर आर्थिक मीडिया से आती है, जो बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को मान्यता दी है और यह मुद्दा समीक्षाधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक कोई निर्णय या अधिसूचना नहीं है जो उस पेंशन को बढ़ाती हो। ठोस संख्याओं में इसका क्या अर्थ है? ईपीएस 95 के तहत आधिकारिक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह बनी हुई है। यह आंकड़ा 2014 में निर्धारित किया गया था और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह न्यूनतम पेंशन केंद्रीय बजट के संसाधनों और प्रति माह 15,000 रुपए तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए सरकार के वेतन के 1.16% के अतिरिक्त योगदान के संयोजन से समर्थित है। इस बीच यूनियनें और पेंशन भोगी संघ वर्षों से बहुत मजबूत वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कुछ समूह प्रति माह 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मांगते हैं। अन्य लोगों ने मांग को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है, जो वित्त मंत्रालय के साथ बैठकों और 2025 के बजट के कवरेज में सबसे अधिक दोहराया जाने वाला आंकड़ा है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी सुरेश की कल्पना करें, जो 1,000 रुपए की पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान जीवन यापन लागत के हिसाब से यह राशि एक मामूली कमरा या बुनियादी दवाइयां किराए पर लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। जब सुरेश सोशल मीडिया पर सुनता है अप्रैल से न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपए हो गई है, तो वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन फिर वह बैंक जाता है और वे वही पुरानी चीजें जमा कर देते हैं। शीर्षक और वास्तविकता के बीच का अंतर बिल्कुल वही है जिसे हम आज स्पष्ट करना चाहते हैं। ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निम्नलिखित बातों को स्वीकार करती है। उन्हें वृद्धि की मांग करते हुए कई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मामला श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ में जांच के अधीन है और किसी भी वास्तविक परिवर्तन के लिए गहन वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेंशन फंड में कई वर्षों से घाटे की समस्या रही है। इसके अलावा अन्य माध्यमों से सामने आए सूचना के अनुरोध आरटीआई के जवाब से पुष्टि होती है कि 2025 के मध्य तक ईपीएफओ ने स्वयं स्पष्ट किया था कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इसे 2,000 रुपए तक लाने का एक छोटा सा प्रस्ताव भी उस समय वित्त मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अर्थात हमारे पास वास्तविकता की 3 परतें हैं। वर्तमान स्थिति 2014 से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए पर स्थिर है। सामाजिक और राजनीतिक दबाव, पेंशन भोगियों और यूनियनों ने 5,000 से 7,500 रुपए और बजट पूर्व बैठकों में मजबूत छलांग लगाने का आह्वान किया, जहां इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया है। आज आधिकारिक स्थिति यह है कि सरकार कहती है हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसने आंकड़े बदलने वाले किसी आदेश पर हस्ताक्षर या प्रकाशन नहीं किया है। आपके लिए व्यावहारिक निष्कर्ष बहुत सरल है, हालांकि यह थोड़ा दुखदाई है। आज ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो मौजूद है वह एक सतत समीक्षा है जो संसदीय रिपोर्टों, समितियों और पेंशन भोगियों के दबाव से प्रेरित है। किसी भी वास्तविक परिवर्तन को श्रम मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना या ईपीएफओ परिपत्रों में प्रदर्शित करना होगा, न कि केवल राय लेखों, वित्तीय ब्लॉगों, वित्तीय या व्हाट्सएप चेन। यदि कोई उनसे कहता है यह पहले से ही स्वीकृत है, उन्हें केवल आपको भुगतान करना है, तो जिम्मेदार प्रतिक्रिया यह होगी
जब तक यह राजपत्र में, आधिकारिक पोर्टल पर या ईपीएफओ परिपत्र में नहीं आता, तब तक यह सिर्फ एक प्रस्ताव ही है। इंटरनेट पर प्रसारित होने वाली दूसरी खबर confensim.org नामक पोर्टल से आती है, जो कुछ इस शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करता है। पेंशन बूस्ट 2025, बुजुर्गों को मिलेगा नई सरकारी योजना के तहत हर महीने 20,000 रुपए। पाठ यह सुनिश्चित करता है कि सरकार ने एक नई पेंशन योजना प्रस्तुत या अनावरण की है, जो 2025 से शुरू होकर कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वृद्ध वयस्कों को प्रतिमाह 20,000 रुपए का भुगतान करेगी। लेख इसे बहुत ही आकर्षक तरीके से समझाता है। न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक। आय सीमा, इस योजना में कम आय वाले या अन्य पेंशन न पाने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंजीकरण, ऑनलाइन या स्थानीय कार्यालयों में पंजीकरण करने की क्षमता। भुगतान, प्रत्येक माह लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष जमा। इसमें व्यावहारिक सलाह भी दी गई है। कौन से दस्तावेज तैयार करें, आवेदन करते समय किन गलतियों से बचें, उस धन का उपयोग बजट बनाने, उसका कुछ हिस्सा निवेश करने या अन्य आय बढ़ाने के लिए कैसे करें। सब कुछ उपदेशात्मक लहजे में लिखा गया है, जो आशा की तलाश कर रहे किसी व्यक्ति के लिए लगभग आधिकारिक पुष्टि जैसा लगता है। लेकिन यदि कोई आवर्धक कांच से पढ़े तो लेख स्वयं कई बार यह पहचानता है कि यह योजना अभी नियोजन चरण में है। इसकी कोई सटीक रिलीज तिथि नहीं है और कई विवरण जैसे पेंशन विरासत या पंजीकरण की समय सीमा पर नियम बाद में स्पष्ट किए जाएंगे। समस्या कहाँ है? सूचना का उद्गम। यह भारत सरकार के किसी बयान से नहीं आया है, न ही प्रेस सूचना ब्यूरो PIB से, न ही ET, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स या इसी तरह के किसी बड़े आर्थिक माध्यम से। फिलहाल यह एक समाचार और व्यक्तिगत वित्त पोर्टल है जो कथित सरकारी योजना के बारे में बात करता है, लेकिन इसके पीछे कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिखाता। साथ ही हम यह नहीं देखते हैं कि यह कथित 20,000 रुपये योजना बड़े पेंशन कवरेज में दिखाई देती है, न ही सामाजिक सुरक्षा सुधारों पर विशेष नोट्स में। अर्थात यह अभी तक उन स्रोतों द्वारा समर्थित नहीं है जो आम तौर पर किसी भी बड़े पेंशन उपाय को बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए मीरा, एक 67 वर्षीय विधवा जो अपने बच्चों के समर्थन और एक छोटी सी राज्य पेंशन के साथ रहती है। वृद्धों के लिए 20,000 रुपये की नई योजना पढ़ें और सोचें, मैं अंततः अपने भोजन और दवा का भुगतान स्वयं कर सकूंगा। यदि मीरा उस अनुच्छेद को पहले से स्वीकृत मान लेती है, तो वह अपने वित्त को ऐसे आधार पर पुनर्गठित कर सकती है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए इस चैनल का संदेश बहुत स्पष्ट होगा। 20,000 रुपये प्रतिमाह की इस योजना को एक गारंटीकृत वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो आधिकारिक पुष्टि होने तक कुछ पोर्टलों पर प्रसारित होता रहेगा। जब तक कार्यक्रम का औपचारिक नाम, संबंधित मंत्रालय से अधिसूचना और आधिकारिक पोर्टलों पर विवरण नहीं आ जाता, तब तक यह एक संभावित परिदृश्य बना रहेगा, न कि अर्जित अधिकार। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार कभी भी ऐसा कुछ शुरू नहीं करेगी? नहीं, इसका मतलब यह है कि आज तक लोगों को यह बताने के लिए पर्याप्त आधिकारिक सबूत नहीं है। इसे अभी अपने 2025 के बजट में लागू करें। तीसरी कहानी निश्चित रूप से अच्छी खबर है और एक ऐसे बिंदु को छूती है जिसके बारे में कई पेंशन भोगी पेंशन की राशि के समान ही चिंतित हैं। प्रक्रियाएं। ओपनगव एशिया के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार जीवन प्रमाण के नाम से लोकप्रिय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLSC 4.0 अभियान ने मात्र 12 दिनों में 1 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने का मील का पत्थर हासिल कर लिया। आइए याद रखें, 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर है। इसीलिए हम 2 सप्ताह से भी कम समय में उत्पन्न 10 मिलियन प्रमाण पत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। यह नया सत्यापन मॉडल निम्नलिखित पर आधारित है: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट, बैंकों, इंडिया पोस्ट, रेलवे और अन्य पेंशन दाताओं के साथ सीधा एकीकरण। लेख में विस्तार से बताया गया है कि अभियान ने क्या हासिल किया है। पेंशन का भुगतान करने वाली संस्थाओं के परिचालन बोझ को लगभग 35% तक कम करें, क्योंकि उन्हें अब लाखों कागजी प्रमाण पत्रों को संसाधित नहीं करना पड़ता है। यह संभावित रूप से 20 मिलियन से अधिक सरकारी और रक्षा पेंशन भोगियों के साथ साथ राज्य पेंशन भोगियों और स्वायत्त संगठनों को भी सेवा प्रदान करेगा जो इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। और व्यवहार में यह कैसे काम करता है? पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पोर्टल UMING ऐप या होम बैंकिंग सर्विस पॉइंट सेवा में प्रवेश करता है। आप अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणीकरण करते हैं, चेहरा या फिंगरप्रिंट।
एक बार सत्यापन हो जाने पर सिस्टम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करता है और स्वचालित रूप से उसे पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक या संगठन को भेज देता है। इसका परिणाम ये हुआ कि हजारों वृद्ध लोगों को पहले यह करना पड़ा। बैंकों में लंबी लाइनों में खड़े हो जाओ, दूर दराज के कस्बों से शहर तक यात्रा करें या काउंटर पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए किसी बच्चे या पड़ोसी पर निर्भर रहे। अब वे किसी एजेंट की मदद से स्मार्टफोन से या पास के सर्विस पॉइंट से अपने जीवन प्रमाण को सत्यापित कर सकते हैं। आइए 82 वर्षीय कमला के बारे में सोचें, जिन्हें चलने फिरने में समस्या है। इससे पहले हर साल बैंक में शारीरिक रूप से न पहुंच पाने पर पेंशन खोने का खतरा बना रहता था। आज परिवार का कोई सदस्य मोबाइल फोन लेकर घर जा सकता है, ऐप खोल सकता है, अपने चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और कुछ ही मिनटों में उसका प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से पंजीकृत हो जाता है। बुढ़ापा रातों रात आसान नहीं हो जाता है, लेकिन कम से कम सिस्टम अपने रास्ते में बेतुकी बाधाएं डालना बंद कर देता है, ताकि जो पहले से ही उसका है उसे इकट्ठा करना जारी रखा जा सके। इस अभियान के पीछे पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, 19 भुगतान बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, यूआईडीआई, एनआईसी, दूरसंचार और रेलवे मंत्रालय आदि के बीच काफी समन्वय है। कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि पेंशन का भुगतान कितना किया जाता है, इस पर बहस अभी भी जारी है। राज्य इसके प्रबंधन और सत्यापन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है तथा अधिकाधिक प्रक्रियाओं को डिजिटल, निरंतर और वृद्ध लोगों के लिए कम अपमानजनक बनाने पर जोर दे रहा है। समापन। वृद्धि की अफवाहों और प्रणाली में वास्तविक परिवर्तनों के बीच यदि हम तीनों समाचारों को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहतर समझ में आती है। पहली कहानी में हम ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन के बारे में एक वैध बहस देखते हैं। आधिकारिक आंकड़ा 1000 रुपये पर बना हुआ है। पेंशन भोगी इसे बढ़ाकर 5000 से 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने जवाब दिया है कि वह समीक्षा कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी मंजूरी नहीं दी है। दूसरे में हम वृद्धों के लिए 20,000 रुपये प्रति माह की योजना के बारे में एक बहुत ही आकर्षक शीर्षक देखते हैं, जिसे एक समाचार पोर्टल पर विस्तार से समझाया गया है, लेकिन इसके पीछे सरकार की डिजिटल उपस्थिति नहीं है। आज जिम्मेदारी वाली बात यह है कि इसे हवा में एक प्रस्ताव के रूप में माना जाए, न कि गारंटीकृत लाभ के रूप में। और तीसरी कहानी में हम पहले से ही चल रहे बदलाव को देखते हैं। बायोमेट्रिक्स और डिजिटल प्रमाण पत्रों के साथ जीवन सत्यापन को बदला जा रहा है। 12 दिनों में 10 मिलियन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और प्रक्रियाओं और कतारों में उल्लेखनीय कमी आई है। इस वीडियो को देखने वाले किसी भी पेंशन भोगी, भावी सेवानिवृत्त या परिवार के सदस्य के लिए शिक्षा स्पष्ट है, केवल शीर्षक से प्रभावित न हो। जांचें कि क्या समाचार किसी आधिकारिक स्रोत या बड़े संदर्भ मीडिया से आता है और क्या यह पहले से लिए गए निर्णय या किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जिस पर विचार किया जा रहा है। आधिकारिक अधिसूचना देखने तक अपने मासिक बजट को समायोजित न करें। राजनीतिक प्रक्रिया में प्रस्ताव बदल सकते हैं, विलंबित हो सकते हैं या गायब भी हो सकते हैं। हाँ, पहले से सक्रिय प्रक्रियाओं में बदलावों का तुरंत लाभ उठाएं, जैसे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग, क्योंकि ये आपको समय पर पेपर जमा न करने के कारण भुगतान खोने से बचा सकते हैं। अपने बुजुर्गों के साथ एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण केवल संख्या बढ़ाने से नहीं होता है। इसका निर्माण स्पष्ट जानकारी, सरल प्रक्रियाएं और उन लोगों की गरिमा का सम्मान देकर भी किया जाता है जो पहले ही जीवन भर काम कर चुके हैं। भारत में पेंशन के इस विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूं और पेंशन तथा सभ्य वृद्धावस्था के बारे में यह आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अगले संस्करण में मिलते हैं।